हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं पीएच यानी पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल बच्चों हम लोगों को काफ़ी सुना सुना लग रहा है। यस बच्चों, क्लास 10th में हमारा एक चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वहाँ पर बच्चों हम लोगों ने इसी टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पीएच वैल्यू से हम लोग एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, कैसे वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू का पता लगाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर पढ़े थे। तो हम लोग बच्चों इस चैप्टर में जो कि हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर भी हम लोग पीएच से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन हम लोग पीएच के इंट्रोडक्टरी सेशन से ऊपर उठ के कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। शुरू करने से पहले बच्चों जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है अबाउट पीएच पेपर, उसकी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू पीएच वैल्यू। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना जो पुराना सेशन। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं पीएच को। तो यहाँ पर पी से जो हमारा मतलब होता है वो होता है पोटेंज। पोटेंज मतलब क्या होता है? पोटेंज मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल से हम लोग बच्चों पावर समझ सकते हैं, पावर। तो ये जो पोटेंज वर्ड है ये हमारा इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इंग्लिश का वर्ड हमारा है पोटेंशियल, और पोटेंशियल से मतलब होता है पावर। तो पावर ऑफ H प्लस आयन। H मीन्स क्या होता है? H प्लस आयन। H प्लस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, या फिर यहाँ पर हो सकता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव। ठीक है। तो पीएच का यहाँ पर वर्ड से अगर इसका मीनिंग निकालें तो P से मतलब आता है हमारा पावर या फिर पोटेंशियल, और H से मतलब आता है हमारा हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो क्या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन क्या अलग अलग चीज़ें हैं या फिर एक ही चीज़ है? तो बच्चों हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर जो हमारा एसिड होता है वो हमारे क्या देता है? H प्लस, या फिर जो हमारा दूसरा आयन होता है उसमें डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो H प्लस होता है ये एक्चुअली क्या होता है? ये H3O की फॉर्म में होता है, क्योंकि जब HCl यहाँ पर स्प्लिट करेगा तो किसकी प्रेजेंस में स्प्लिट करेगा? वाटर की प्रेजेंस में। तो ये जो H प्लस होता है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O बनाता है। ठीक है। तो एक्चुअली में हमारा जो एग्जिस्ट करता है वो हाइड्रोनियम आयन ही एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग उसकी जगह पर H प्लस लिख लेते हैं आसान करने के लिए उस इक्वेशन को, या फिर हम आसानी से समझने के लिए इसको H प्लस आयन लिख लेते हैं बच्चों। तो आपको कहीं पर भी H प्लस आयन दिखेगा या फिर हाइड्रोनियम आयन दिखेगा तो उसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है। तो उसमें आप लोगों को बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो हाइड्रोनियम आयन लिखा हो चाहे वो हाइड्रोजन आयन लिखा हुआ हो, उसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है। तो H3O कुछ नहीं होता है, बस का मतलब होता है H प्लस और एक H2O का मॉलिक्यूल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है H3O प्लस। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो हमारा पावर ऑफ H प्लस आयन होता है वो डिसाइड करता है हमारी पीएच वैल्यू को। ठीक है। तो पीएच वैल्यू की नीड कहाँ पर होती है? हम लोग पीएच पावर ऑफ H प्लस आयन क्यों निकालते हैं? तो बच्चों हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि हमारा जो एसिड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ H प्लस आयन या फिर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पर। ठीक है। जैसे हमारा जो कोई केमिकल है वो कंप्लीटली अगर डिसोसिएट होगा तो वो हमारा स्ट्रॉन्गर शो करेगा, और अगर हमारा केमिकल वीकली डिसोसिएटेड हुआ या फिर पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ तो वो हमारा जो केमिकल होगा वो वीक कैटेगरी में शो होगा। यानी जो हमारे एसिड होते हैं, बेस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वीक होते हैं। दैट मीन्स उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो वेरी करती है, और वो डिपेंड करती है किस पर? हमारा H प्लस आयन या फिर OH नेगेटिव आयन पर। ठीक है। तो स्ट्रेंथ को
जो हमारा पीएच होता है वो किसको बताता है? वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हमारा जो पीएच होता है वो किस काम आता है? वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के लिए काम आता है। इसका मतलब किसी भी केमिकल की पीएच वैल्यू से हम लोग ये पता कर सकते हैं बच्चों कि हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। इसी तरीके से बेस को भी हम लोग पता कर सकते हैं पीएच वैल्यू को देख के कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों पता किया कि हमारा जो पीएच है वो किस काम आता है, किस काम आता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को बताने के काम आता है। और किस तरीके से आता है? वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर मेजर करता है और हमको कुछ वैल्यूज देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। उससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन ये आता है कि एसिड के केस में H प्लस आयन हमारा यहाँ पर था, ठीक है, और बेसिस के केस में हमारा हाइड्रोक्सिल आयन था, दैट मीन्स OH नेगेटिव आयन। तो अगर ये जो हमारा स्केल है वो केवल H प्लस आयन को मेजर करेगा तो इसका मतलब है इसको केवल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को ही बताना चाहिए था, यानी कि एसिड स्ट्रांग है या फिर वीक है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए थी। क्योंकि बेसिस के केस में जो हमारा आयन होता है वो हमारा आयन होता है हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ पर पीएच के नाम में यहाँ पर हम लोग केवल और केवल H प्लस आयन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पीएच स्केल से हमको केवल एसिड की स्ट्रेंथ पता लगनी चाहिए, बेसिस की स्ट्रेंथ पता नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं होता है। हमको पीएच स्केल से एसिड की भी स्ट्रेंथ पता चलती है और साथ ही साथ बेसिस की भी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो इसका रीजन क्या है, आइए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों जब कोई चीज एसिड होती है इसका मतलब है कि उसमें H प्लस आयन जो है या फिर हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा मात्रा में है या फिर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई बेसिक चीज़ होती है या फिर बेस होता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हमारे हाइड्रोनियम आयन से ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो तीन चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड कब होगा? जब H प्लस आयन ज़्यादा होगा या फिर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होगा, और बेस कब होगा? जब OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे उसी सॉल्यूशन में। और अगर दोनों के जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है तो उसको हम लोग कहेंगे सॉल्ट। और सॉल्ट को भी हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है और एक बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में भी वही वाली यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा कि H प्लस आयन उसमें थोड़े से ज़्यादा होंगे एसिडिक में और बेसिक में OH नेगेटिव आयन। जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा उसमें कंप्लीटली हमारे क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बात होती है कि जो हमारा एसिड और बेस होता है बच्चों, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री चीज होती हैं। इसका मतलब है अगर किसी चीज़ की एसिडिटी बढ़ेगी यानी एसिड करेक्टर बढ़ेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका बेसिक करेक्टर क्या होगा? वो लोअर होगा। ठीक है, अगर ये हमारा इंक्रीज करेगा तो बेस हमारा ऑलरेडी डिक्रीज ही कर रहा होगा एट द सेम टाइम। ठीक है, तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ की H प्लस आयन को पता लगा लेते हैं तो अगर उसका H प्लस आयन ज़्यादा हुआ इसका मतलब वो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा शो कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली वो बेसिक करेक्टर लो शो करेगा। तो बच्चों इसलिए हमको यहाँ पर अलग से OH आयन कंसंट्रेशन के पता लगाने की नीड नहीं होती है उसकी एसिड और बेसिस के करेक्टर को पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा pH स्केल ही काम करता है एसिड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए भी और साथ ही साथ बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए भी। तो यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि पीएच स्केल को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पीएच स्केल को दिया था वो हमारे साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। तो बच्चों सोरेनसन ने हमको पीएच स्केल के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करते हैं कि H2O, अच्छा H2O क्या होता है? H2O एसिड भी नहीं होता और बेसिक भी नहीं होता, तो हम लोग ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। तो इसको हम लोग लेके समझते हैं कि इसमें
H+ आयन भी होते हैं और OH आयन भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 मोल वाटर का लेते हैं, ठीक है, 1 मोल लेते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23, कितने सारे मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास 1 मोल में H2O के। तो उसमें 1 मोल अगर H2O लेते हैं तो उसमें H+ आयन कितने होंगे और OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन कितने होंगे। तो ये लगभग कितने होते हैं, 10⁻⁻7, यहाँ पर ये भी क्या होते हैं, 10⁻⁻7। इसका मतलब है यहाँ पर H+ और OH की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बराबर है। यहाँ पर एक बात और बच्चों हम लोगों को दिख रही है कि इस H2O के रिस्पेक्ट में ये H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी कम है, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 10⁻⁻7, तो अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो ये कंसंट्रेशन कितनी कितनी कम है, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ H2O में से कुछ ही पार्ट जो होता है वो H+ और OH में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि अगर हमारा प्योर वाटर है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो H+ और OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन है। तो हमें वहाँ पर इस बात की डिस्कशन नहीं करनी थी इस चैप्टर में। हम लोगों को देखना है कि जो हमारी ये जो कंसंट्रेशन है, हम लोगों को देखना है बच्चों, ये जो हमारी कंसंट्रेशन है H+, इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि जो हमारी जो pH वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, H+ कंसंट्रेशन पर, यानी नंबर ऑफ H+ आयन पर। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हुई, यहाँ पर हुई 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। तो हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि H+ की कंसंट्रेशन है हमारी 10⁻⁻7। तो ये जो हमारा डिजिट है, ये डिजिट जो है इसको और आसान करने के लिए, इस डिजिट को आसान करने के लिए pH के लिए सोरेनसन ने एक फॉर्मूला दिया जो कि था हमारा -log ऑफ H+ आयन। ये हमारा फॉर्मूला था, pH का फॉर्मूला था, क्या था, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H+ आयन, या फिर H, यहाँ पर H+ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3O, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से इस वैल्यू को उन्होंने सिंप्लीफाई किया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं किस तरीके से सिंप्लीफाई किया। अब अगर हम लोग H+ की वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 10⁻⁻7। अब बच्चों लॉग, आपको अगर लॉग सॉल्व करना आता है तो जो हमारा यहाँ पर 10 की पावर में होता है ये हमारा कहाँ पर आ जाता है, आगे आ जाता है। तो हमारा माइनस इंटू -7 और log 10, और log का बेस भी 10 होता है, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो +7 इंटू 1। तो हमारा pH की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7। अगर अब हम लोग बात करें कि जो हमारी H+ की नंबर थे वो कितने थे, 10⁻⁻7, और यहाँ पर pH की वैल्यू आ गई 7। तो बच्चों हम लोग इजीली यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को कंपैरिजन करके कि कौन सी वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाइड है। वो हमारी नॉर्मल वैल्यू जो 7 है वो सिंप्लीफाइड वैल्यू है, इसलिए इन्होंने pH स्केल दिया कि हमारी जो सिंपल नंबर से हम लोग किसी भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को बता पाएँ इन सिंपल नंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 7 इस तरीके से ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो यही हमारा क्या है, pH स्केल है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -log H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग बात करते हैं अगली। तो बच्चों आपके सामने ये स्केल, pH स्केल आ रहा है, यहाँ पर क्या है 0 to 14, यानी जो हमारा pH स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 वैल्यू तक यहाँ पर काम करता है। सिंपल जो हमारे डिजिट्स हैं 0 to 14, उसमें जो हमारी 7 है, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने pH 7 निकाली थी, वो किसकी थी, वाटर की थी, और वाटर कैसा था, न्यूट्रल था, तो ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, तो हम लोगों ने जो 7 वैल्यू को यहाँ पर न्यूट्रल लिया हुआ है। आप लोग बच्चों देख रहे हैं जो 7 का कलर है वो लगभग ग्रीनिश कलर है, और जो 0 to 7 वैल्यू आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जो हमारा कलर क्या शो कर रहा है, रेड टू ऑरेंज जा रहा है हमारा, यानी जो स्ट्रॉन्गर वैल्यू है वो हमारी रेड वाली है, या फिर इसको हम लोग पिंक बोल सकते हैं।
ये जो बच्चों शुरू की डिजिट है हमारी 0 टू लगभग 3.4 या 3.5 तक, ये हमारे जो रेंज है ये हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज होती है। और जैसे जैसे हम लोग पीएच वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो घटती जाती है, और ये जो हमारा सेकेंड हाफ है हमारा एसिड का वो हमारा शो करता है वीक एसिड का। ठीक है, सो टोटल हमारा 0 टू 7 जो हमारा पार्ट है ये पूरा पार्ट हमारा एसिडिक पार्ट है, और जो फर्स्ट हाफ है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सेकेंड हाफ इसका वीक एसिड शो करता है। तो जैसे ही हमारा पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है हमारी एसिड की स्ट्रेंथ घटती जाती है। ठीक है, तो जो शुरू की वैल्यू है 0, 1, 2, 2.5, 3, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड की हैं, जिसमें हमारा HCl, गैस्ट्रिक जूस, लेमन, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं। इसी तरीके से जो वीक एसिड है उसमें हमारा एसिटिक एसिड और भी बहुत सारे टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारी जो एसिड्स हैं वो हमारे लाई करते हैं वीक एसिड में। तो इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड हाफ है वो हमारा 7 टू 14 वो पूरा पार्ट हमारा डेडिकेटेड है किसके लिए, बेसिस के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारी वैल्यू एसिड में बढ़ रही थी तो हमारी स्ट्रेंथ घट रही थी, उसी तरीके से जो हमारा बेस वाला पार्ट है उसमें जब हमारी पीएच वैल्यू बढ़ती है तो हमारी बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है वहाँ पर। तो जो हमारा जो बेसिक पार्ट है उसमें लगभग 10.4 10.5 तक हमारा जो बेस होते हैं वो वीक बेस होते हैं, और उसके बाद वाला जो सेकेंड हाफ है हमारा बेस का वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। तो जैसे हमारे NaOH होते हैं, ये सारे जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमारे सेकेंड हाफ में आते हैं, और जो हमारा वीक बेस का पार्ट है उसमें हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ और वैसे ही और भी हमारे जो वीक बेस होते हैं वो लाई करते हैं हमारे वीक बेस की कैटेगरी में। तो बच्चों इसी तरीके से ये जो पीएच स्केल है ये हमारी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हम लोग पीएच की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपनी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को। सो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स की। यहाँ पर आपके सामने बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमारी मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी यानी कंसंट्रेशन दी हुई है एसिड और बेसिस की। तो ये हमारे बच्चों कुछ एसिड्स हैं और ये कुछ बेसिस हैं। तो यहाँ पर हम लोग केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के पीएच की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमको निकालना है पीएच ऑफ द एसिड। सो 0 यानी HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है। तो HCl के लिए बच्चों हमारे पास डाटा क्या होता है कि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड टूटता है H+ और Cl यानी पूरा का पूरा टूटता है। तो इसकी इनिशियल है 0.003 और इसकी इनिशियल होगी 0.0। तो आफ्टर सम टाइम ये 0 हो जाएगा और ये ऐसे ही बच्चों हम लोग डिसोसिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को। तो यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना आया 0.003 इन केस ऑफ HCl। तो हम लोग pH निकालेंगे। pH का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H+। तो यहाँ पर H+ की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे। H+ की वैल्यू है 0.003। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × 10⁻³ तो यहाँ पर हम लोग जब तो यहाँ पर बच्चों जब हम लॉग को अंदर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा log -log3 और -log ऑफ 10⁻³ तो बच्चों यहाँ पर ये जो पावर है ये आगे आएगी हमारी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 और log 10। तो log 10 की वैल्यू बच्चों 1 होती है और log 3 की वैल्यू हमको पता है या फिर हम लोग टेबल से निकाल सकते हैं। तो वैसे तो हमको याद होती है log 2 और log 3 की जनरली सबको वैल्यू याद होती है बच्चों 0.477। तो 0.47 रख देंगे हम लोग इसको और प्लस 3 × 1। तो यहाँ पर pH की वैल्यू जो आई है 2.53। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.003 मोलर HCl उसकी pH हम लोगों ने बच्चों निकाल ली है। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड pH ऑफ द एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमको ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों वो फॉलो करना है। और एक बात कि हमको H+ कंसंट्रेशन सबसे पहले निकालनी है। तो इस केस में जितनी हमारी नॉर्मल दी हुई थी सेम की सेम कंसंट्रेशन हमारी H+ की आई। देखते हैं बच्चों अपना सेकंड न्यूमेरिकल।
तो यहाँ पर फिर से हमको पता है कि H2SO4 बच्चों हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कैसे टूटता है, 2H प्लस और प्लस SO4 2 निकलते। तो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है H2SO4 की वो कितनी है, 0.002। तो इनिशियल ये 0 होंगे प्रोडक्ट, आफ्टर सम टाइम ये 0 होगा और पूरा का पूरा यहाँ पर टूट जाएगा। लेकिन बच्चों हम लोग तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टाइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल है। तो यहाँ पर बच्चों 2 मोल है तो ये इसका मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा और ये 1 है तो ये 0.002। तो ये बच्चों आप लोग सीख चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में ही कि कैसे हम लोग डिसोसिएट करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और या फिर वीक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग स्टाइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसको डिसोसिएट करेंगे। तो हमारे पास जो H प्लस की कंसंट्रेशन अब आई है वो है 2 × 0.002 दैट इज 0.004 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, तो ये हमारी आ गई ये कंसंट्रेशन H प्लस की। तो फिर से हम लोग pH की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे -log ऑफ H प्लस और हम लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 4 × 10⁻³ मोलर और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। log ऑफ 10⁻³ यानी -log ऑफ 4 और यहाँ पर आ जाएगा +3 log 10 और log 10 मतलब 1 और log 4 की वैल्यू बच्चों हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं log 2 की पावर 2 4 हो गया और 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 2 और log 2 की वैल्यू बच्चों हमको पता होती है 0.30। तो यहाँ पर आ गया 0.60। तो log 4 की वैल्यू आ गई 0.60 + 3। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.4 यानी जो pH की वैल्यू है वो आ जाएगी 2.4 इन केस ऑफ 0.002 मोलर H2SO4। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि क्यों हम लोग ये वाला प्रोसेस कर रहे थे। जनरली बच्चों हमें क्या सिखाया जाता है कि हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन है उसको हम लोग जनरली H प्लस के वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो कितना है, तो वो हमको पता चलेगा इसके डिसोसिएशन से। तो बच्चों सारे जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो मोनो बेसिक नहीं होते, कुछ डाई बेसिक होते हैं, कुछ ट्राई बेसिक भी होते हैं और कुछ पॉली बेसिक होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो वेरी करेगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 0.004 हो गया है जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन H2SO4 का था 0.002। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड केस की 10⁻⁸ MHCl। तो थर्ड केस में हमारे पास है -8 MHCl। सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास HCl के केस में क्या होता है, HCl हमारा H प्लस और Cl में टूटता है। तो जितना HCl का कंसंट्रेशन है उतना ही हमारा H प्लस का होता है। अभी आपने देखा बच्चों फर्स्ट केस में। तो यहाँ पर हम लोग बार बार उसे डिसोसिएट नहीं करेंगे HCl को। तो हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर 10⁻⁸ इन केस ऑफ HCl। तो अगर हम लोग -log ऑफ H प्लस निकालते हैं जो कि वैल्यू होती है किसकी, pH की, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁸ और ये -8 ऊपर आएगा तो आ जाएगा आंसर 8। यानी pH की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 8, जो कि बच्चों हमारी क्या निकली है, रॉन्ग। क्योंकि HCl बच्चों हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में pH की वैल्यू 8 नहीं आ सकती बच्चों। अभी हम लोगों ने pH स्केल में देखा कि कैसे pH की वैल्यू जो वेरी करती है हमारी 0 to 14, 1 to 14, तो वहाँ पर जो लेस देन 7 होता है वो हमारा एसिडिक पार्ट होता है और मोर देन 7 to 14 हमारा बेसिक पार्ट होता है। तो 7 से ज़्यादा का मतलब है हमारा जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, वो कैसा है, बेसिक है। जबकि HCl बच्चों हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का केस बनता है। तो कैसे हम लोगों ने ये वैल्यू गलत निकाली, कहाँ पर बच्चों हम लोग गलती कर रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों,
जब हम लोग HCl की एसिडिटी पता करते हैं तो हमें इसको वाटर में डिसॉल्व करना होता है, तब ये H+ और Cl में टूटता है। तो वाटर के केस में वाटर भी क्या होता है बच्चों, H+ और OH नेगेटिव आयंस देता है। तो अगर हम लोग वाटर का यहाँ पर H+ और OH की कंसंट्रेशन देखते हैं तो ये कितनी होती है, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7, तभी बच्चों इसकी टोटल कंसंट्रेशन बनती है 10⁻⁻14, यानी H+ इंटू OH माइनस की टोटल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड कितना होता है 10⁻14, और इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग जो H+ की कंसंट्रेशन आई है इसको हम लोगों को 10⁻⁻8 है, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा -7 से, यानी जो वाटर में जो H+ है उससे भी हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, तब हमारी pH की वैल्यू आएगी। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन होगा, क्यों हम लोगों ने जो पहले दोनों एग्जाम्पल्स थे स्ट्रॉन्ग एसिड के, वहाँ पर हम लोगों ने ये ऐसा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चों विदाउट वाटर तो ये स्प्लिट नहीं हो रहे होंगे, वहाँ पर भी हमें एसिड के लिए वाटर डिसॉल्व करना पड़ रहा होगा वाटर में, देन हमको H+ वहाँ पर मिल रहे होंगे। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम लोग फर्स्ट केस देखें तो हमारी वैल्यू लगभग कितनी है 10⁻⁻3, और ये वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7। तो अगर इन दोनों को बच्चों कंपैरिजन किया जाए तो ये वैल्यू बच्चों बहुत बड़ी है इस वैल्यू से, ये वैल्यू बहुत बड़ी है इस वैल्यू से। तो अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं और ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो लगभग अगर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर। जबकि अगर हम लोग 10⁻⁻8 और 10⁻⁻7 को ऐड करते हैं तो ये दोनों वैल्यू कंपैरिजन में, यानी कंपैरिजन किया जाए तो ये लगभग कैसे हैं बच्चों, बराबर वैल्यू हैं। तो इसका जो एडिशन को हम लोग इसमें से कोई भी वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सारे प्रोसेसेस में हमको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी होने के चक्कर में, जो ये वैल्यू है ये बहुत छोटी होने के चक्कर में इसको हम लोगों ने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया, इसका हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन बच्चों नहीं लिया। तो अगर हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है वो 10⁻⁻7 के काफ़ी करीब है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या फिर एक तरीका बच्चों ये है कि अगर हम pH निकालते हैं और ये कुछ इस तरीके का pH आता है तो हम लोग फिर ऐसा काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आती है, pH = -log H+, और H+ की जगह हम लोग रख देंगे 10⁻⁻7। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, यहाँ पर 10⁻⁻7 कॉमन निकाल लेंगे और ये बचेगा 10⁻⁻1 और +1, तो ये बचा 1/10, तो ये हो गया बच्चों 11/10 इंटू 10⁻⁻7, और ये हो गया 11 इंटू 10⁻, ऊपर आएगा -8। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग रख सकते हैं -log 11 इंटू 10⁻⁻8। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पर आएगा log 11, और जब अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा +8 log। सो बच्चों यहाँ पर इसकी log 11 की वैल्यू है -1.04 और +8, तो यहाँ पर वैल्यू आती है 6.96, pH की वैल्यू आएगी 6.96। तो अभी बच्चों वैल्यू आ रही थी हमारी 8, अब ये 6.96, इसका मतलब है ये 7 से नीचे है, यानी हमारा जो एसिड है वो अब एसिड दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस pH वैल्यू। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चन किए और तीनों में हम लोगों ने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझा, कैसे हम लोग pH के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों हमारा 4th न्यूमेरिकल, जो कि हमारा 0.1 NH2SO4। 4th क्वेश्चन है बच्चों हमारा 0.1 NH2SO4। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या अलग है, हमें अभी तक मोलैरिटी में कंसंट्रेशन दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारी कंसंट्रेशन है नॉर्मेलिटी में। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बच्चों क्या होता है? एन फैक्टर मतलब ये जो H2SO4 है जब ये डिसोसिएट होगा तो हमारा जैसे H2SO4 डिसोसिएट होता है तो 2H प्लस और SO4 2। तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये जो 2 है वो हमारे एन फैक्टर बोला जाता है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं हमारी पूरी रिएक्शन में उसको हम लोगों को उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एन फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मेलिटी देखें तो कितनी है 0.1 और यहाँ तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग नॉर्मेलिटी देखते हैं तो हमारी नॉर्मेलिटी है 0.1 और एन फैक्टर है हमारा 2। तो मोलैरिटी हो गई हमारी 1/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो मोलैरिटी हमारी आ गई। तो अब हम लोगों ने जैसे ये मोलैरिटी को यहाँ पर वैल्यू रख के हम लोगों ने जब pH वैल्यू निकाली थी वैसे ही बच्चों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर H2SO4 2H प्लस और SO4 2-, जैसे हमारी ये रिएक्शन है वैसे अगर हम मोलैरिटी को यहाँ रखते हैं 1/2 10⁻⁻1 इनिशियल कंसंट्रेशन और 0 के बाद यहाँ पर 2 × 1/2 × 10⁻⁻1 और यहाँ पर आ जाएगी हमारी 10⁻⁻1। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाती है H प्लस की तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो कितनी आती है 10⁻⁻1। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 10⁻⁻1 तो हमारी pH की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। तो अगर यहाँ पर बच्चों ये n है, अगर यहाँ पर बच्चों m होता तो डायरेक्टली हमको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती बिकॉज ऑफ दिस स्टैचियोमेट्री। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मेलिटी दी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मोलैरिटी में चेंज करना होगा और वहाँ पर n फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई होके हमारा जो कंसंट्रेशन हुआ वो इतना ही रहा जितना यहाँ पर दिया हुआ था। तो अगर किसी बाई मिस्टेक बच्चों किसी भूलवश अगर बाई मिस्टेक आप लोग इसकी वैल्यू 0.1 दी हुई है वो डायरेक्टली यहाँ पर रखते हैं तो आंसर आपका सही आने वाला है इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी। तो इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि आप लोगों ने जो इसका प्रोसेस है वो आपने सही फॉलो किया है। हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये है। तो अगर आप लोग इसको एज इट इज़ भी रख देते हैं तो हमारा आंसर सही आने वाला है। तो चाहे बच्चों इसे ट्रिक मान लेते हैं और चाहे इसको हम लोग सही प्रोसेस को जानकर इसका आंसर निकालते हैं तो लेकिन जो हमारा सही प्रोसेस है वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो आगे केमिस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इजी हो जाते हैं अगर हमको बच्चों किसी भी चीज़ का सही प्रोसेस पता होता है। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने इसे मोलैरिटी में चेंज किया, फिर इसे हम लोगों ने डिसोसिएट करके उसकी स्टैचियोमेट्री से मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोगों ने H प्लस को कंसंट्रेशन निकाला, वो हमारी वैल्यू वही आई जो हमें यहाँ पर दी हुई थी और उससे हम लोगों ने pH की वैल्यू निकाली जो कि हमारा आया 1। इसका मतलब है हमारा जो एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का है इस कंसंट्रेशन में। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों अपना लास्ट न्यूमेरिकल मोलर NaOH। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बेस दिया हुआ है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस केस में भी बच्चों हम लोग सेम प्रोसेस करने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कैसे टूटता है, स्ट्रांगली Na प्लस और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर मोनो एसिडिक बेस है ये। तो शुरुआत में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगा और आफ्टर सम टाइम ये 0 हो जाएगा और ये 0। तो बच्चों यहाँ पर हमको H प्लस कंसंट्रेशन कहीं पर भी नहीं दिख रहा क्योंकि ये हमारा बेस है। तो यहाँ पर कौन सा कंसंट्रेशन दिख रहा है, OH का कंसंट्रेशन 0.005। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे बच्चों pH की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कंसंट्रेशन OH का है। कोई बात नहीं बच्चों, सबसे पहले हम लोग POH निकाल लेते हैं। POH भी हमारा क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन। जैसे हमारा H निकलता था pH वैसे ही हमारा POH निकलता है। तो POH निकाल के हम लोग क्या करेंगे देखते हैं बच्चों। पहले POH निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 5 × 10⁻³ इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मोलर।
तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 और प्लस 3 log 10। तो माइनस log 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, log 10/2, ये वैल्यू हो गई 5 की, और log 10/2 को लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2। log 10 होता है 1 और log 2 की वैल्यू हमको पता होती है 0.30। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं -1.30 प्लस 3। तो -1 प्लस 30 और प्लस 3, तो यहाँ 2.30 POOH आ गया। तो हमको बच्चों POH निकालना नहीं था, हमको क्या निकालना था, PH। कोई बात नहीं बच्चों, हमारे पास PH और POH का एक रिलेशन होता है जो कि हमारा होता है 14। जैसे बच्चों हमारा H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है 10⁻⁻14। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा ये रिलेशन आता है। तो डायरेक्टली बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इस रिलेशन से हम लोग H प्लस भी यहाँ पर निकाल सकते थे, फिर PH निकाल सकते थे, या फिर हम लोग डायरेक्टली POH निकाल लें फिर हम लोग PH निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पर PH की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PH आ गया हमारा 14 - 2.30 और दैट इज 11.7। ये बच्चों हमारा PH आ गया, क्योंकि हमारा जो स्केल होता है बच्चों वो PH स्केल होता है, ना कि POH स्केल होता है। आइदर इट इज एसिड और बेस, चाहे बेस ही क्यों ना हो तब भी हमको बच्चों PH निकालना होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को जानने के लिए। तो यहाँ पर 11.7 हमारी वैल्यू आती है, जो कि हमारी PH स्केल की वैल्यू है। तो इस वैल्यू से हमको पता चलता है ये बच्चों कैसा है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोगों ने बच्चों इन न्यूमेरिकल्स के हेल्प से बहुत सारे जो PH के डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोगों ने देखा। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ऐसे वीडियो आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।